क्या पढ़ा था हमने? कहाँ थे हम? वालेकुम अस्सलाम बाबा। प्रैक्टिस एमसीक्यूज भेजें। हाँ भाई, क्या पूछ रहे थे? इलिप्सॉइड जॉइंट। ये पूछा ना आपने, इलिप्सॉइड जॉइंट तो नहीं? इलिप्सॉइड जॉइंट हम कहते हैं ऐसे जॉइंट जो एक फोर्थ एंड साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड पे भी मूव करवाएं, ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट। और ये जो बैक फोर्थ मूवमेंट और राइट लेफ्ट, मगर एंगुलर मोशन में भी मूवमेंट हो, एंगुलर मोशन में मूवमेंट हो, ये हो रही है ना मूवमेंट, ये जॉइंट कहलाता है इलिप्सॉइड जॉइंट। फिंगर्स के बीच, टोज के अंदर, एंकल के अंदर, रिस्ट के अंदर, इनको इलिप्सॉइड भी कहा जाता है। ये क्यों पूछा आपने? आपके टेक्स्ट में है ही नहीं, छोड़ दें इसको। ठीक है, मैंने बता दिया। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हाँ भाई, आज बताएं टॉपिक क्या पढ़ना है? डिफॉर्माइट्स ऑफ स्केलेटन पढ़ना है, डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। बोनी केलस तक पढ़ा था। आई डिडंट रिमेम्बर कि हमने रिमॉडलिंग भी तो पढ़ाया था हमजा। चलो, बोन रिपेयर को पढ़ लिया था हमने। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बोन के सेल के कितने टाइप हैं, क्या जवाब होगा आपका? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। तीन। इमेच्योर, नॉन फंक्शनल, नॉन सपोर्टिव, नॉन न्यूट्रिटिव, कौन सा? मेच्योर, सपोर्टिव, हार्ड, फंक्शनल, रेगुलेटरी, ब्लड के साथ कनेक्शन वाला, ब्लड को कैल्शियम देने वाला, लेने वाला, मेंटेनेंस करने वाला, सारे काम करने वाला ओस्टियोसाइट, मेच्योर सेल। और ओनली ओनली बोन को या कार्टिलेज को रिप्लेस करने के लिए, बोन को जोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा कार्टिलेज को या हड्डियों को खाने वाला और उनको खाकर उनसे जो कैल्शियम मिले वो ब्लड में डिपॉजिट करने वाला ओस्टियोक्लास्ट। अगर मैं पूछूं कैल्शियम को रेगुलेट कौन करता है ब्लड और बोन के बीच, क्या कहेंगे? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो डिपोजिशन करता है कैल्शियम की इनटू द ब्लड, वो भी कंडीशन में जब वो बोन को खा ले। ठीक है। हेमोटोमा क्या था समझा, हेमरेज क्या था, इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग समझा, हीमाटोमा समझा, उसको हमने खाया था डब्ल्यूबीसी की मदद से, वो समझा। बोन की सफाई की थी डब्ल्यूबीसी की मदद से, हेमोटोमा को खाकर और सेल्स को खाकर क्लास्ट की मदद से सफाई करके हमने बोनी सॉफ्ट केलस बनाया था, स्पंजी केलस। फिर उसको चेंज किया था बोनी केलस में। बताएं, बोनी केलस में ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट? फिर बोनी केलस बड़ा सा बन गया था, फिर उसको रिमॉडलिंग करनी पड़ी। चलो भाई, चलो भाई, एक एक चीज आ रही है आपको, तो मैं कैसे कहूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा? सब कुछ तो आ रहा है आपको। मूविंग अहीड, आगे हम पढ़ रहे हैं क्या? व्हाट वी आर गोइंग टू पढ़िंग नाउ, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिसऑर्डर्स that related to the bone or joints.
ठीक है भाई, जॉइंट्स के डिसऑर्डर। तो भाई डिसऑर्डर जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। डिसऑर्डर 3 तरीके के हो सकते हैं। एक डिसऑर्डर है जेनेटिक, जीन में फॉल्ट होगा। दूसरे डिसऑर्डर हैं हार्मोनल, पड़े हुए हैं, जस्ट नाम लेने हैं इनके। और तीसरे डिसऑर्डर हैं न्यूट्रिशनल, या मैं कह सकता हूं माल न्यूट्रिशन के। माल न्यूट्रिशन के मतलब एबनॉर्मल, गलत, सही नहीं न्यूट्रिशन। तो भाई मुझे बताएं, अगर अगर मैं बात करूं विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी, तो ये कौन सा डिसऑर्डर कहलाएगा? और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए बच्चे में, इन्फेंट में, तो उसको हम कहते हैं रिकेट। रिकेट्स ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे बॉडी के बोन सॉफ्ट हो जाएंगे, पक्के टाइट नहीं होंगे, जल्दी से टूट जाएंगे। कौन सी एज में? इन्फेंट एज में, ड्यू टू द कमी ऑफ विटामिन डी। स्नेहा को ऐड करें, पता नहीं 3-4 स्नेहा बैठी हैं, अब मैं कि कौन सी स्नेहा जो है वो रियल है और कौन सी फेक है, क्या करूं मैं। बहरहाल हो गई। चलो भाई, तो सुने, तो आपको मैंने बताया था कि जो बच्चा है रोज इसकी बॉडी ग्रो करती है। इट मीन्स जो बोन है इसकी बॉडी के वो बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो डायरेक्ट हार्ड बोन बनते हैं क्या? सॉफ्ट बनते हैं ना पहले। तो बच्चे को कैल्शियम की नीड कम है या ज्यादा? ज्यादा है भाई। इसलिए बच्चा मिल्क पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए मेन जो न्यूट्रिशन है बच्चे की वो मिल्क है, कि बच्चे को कैल्शियम की कमी ना हो जाए, क्योंकि रोज नया बोन बढ़ रहा है सॉफ्ट, उसमें कैल्शियम की नीड है। तो अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी होगी तो बोन टूटने लगेंगे, उसको रिकेट कहेंगे। अगर यही विटामिन डी की कमी से किसी बड़े, आप जैसे, मेरे जैसे आदमी, मेल और फीमेल में विटामिन की कमी से बोन सॉफ्ट हो जाएं, हम मिल्क पर डिपेंडेंट नहीं करते, तो हम उस सेम बीमारी को रिकेट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया किस कंडीशन को कहेंगे? जब एडल्ट पर्सन के अंदर, एडल्ट पर्सन या कम से कम इन्फेंट ना हो, उससे ज्यादा एज वाला, विटामिन डी की कमी की वजह से उसके बोन सॉफ्ट होने लगे, उसको हम ओस्टियोमलेशिया कहेंगे। ये भी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कह लें या भी डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम कह लें। सही बात है ना, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी। भाई जो बच्चे पैदा हों उनको धूप पे बिठाया करें, क्योंकि जो धूप होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, रेज जो होते हैं, वो स्किन पर लगते हैं। स्किन के अंदर एडिपोज सेल्स के अंदर SER होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल रखा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। काले हो जाएंगे। काले कलर वाला बच्चा डोमिनेंट बच्चा होता है। जब आप बच्चे को डीप फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के अंदर, मेरा मतलब है प्रोटेक्टेड एरिया में रखेंगे, तो वो बच्चा सीखेगा, इम्यूनिटी सीखेगा, दुश्मनों से लड़ना सीखेगा नहीं ना। तो बच्चे को प्रोटेक्टेड ना रखा करें। चलो एक और बात सुनिए सर, हार्मोनल डिसऑर्डर है एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम को बैलेंस करता है बोन के अंदर।
बहुत सारे और भी हार्मोन हैं जो बैलेंस करते हैं बोन को, कैल्शियम को, बोन के अंदर कैल्शियम को। मगर ये ईस्ट्रोजन हार्मोन भी कंट्रोल करता है कैल्शियम की मूवमेंट। तो भाई अगर मैं कहूं ईस्ट्रोजन कब बनता है, आप इंट्री के बच्चे हैं, आप कहेंगे सर ये जो है ये बनता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा। मगर जब 50 या 55 ईयर की एज आ जाएगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने लगेगी, जिसको हम मीनोपॉज एज कहेंगे, तो मीनोपॉज के एज के बाद अनफर्टिलिटी जो आती है, मीनोपॉज एज के बाद मुझे बताएं ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगी? अगर ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो मुझे बताएं 55 साल के बाद उस फीमेल के अंदर, एज्ड ओल्ड फीमेल के अंदर जो बोन है, बोन के अंदर जो कैल्शियम है वो कौन ज्यादा कंट्रोल कर रहा था? ईस्ट्रोजन। और भी हार्मोन के रोल हैं मगर ईस्ट्रोजन का भी। फीमेल में कैल्शियम ज्यादा डिपेंडेंट होता है ईस्ट्रोजन की लेवल पर, फीमेल में कैल्शियम का बैलेंस ज्यादा डिपेंडेंट होता है ईस्ट्रोजन की लेवल पर। तो जब 55 ईयर के बाद ओल्ड कंडीशन हो जाए, अब मेल भी फीमेल भी, बताएं किसमें ज्यादा बोन को सॉफ्ट होने का खतरा होगा? मेल और फीमेल में से, मेल और फीमेल में से फीमेल को ज्यादा खतरा है, मेल को कम। भाई बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, जबकि ये भी कैल्शियम की कमी है, ये भी कैल्शियम की कमी से है, मगर कैल्शियम के कमी के पीछे हार्मोन है। यहाँ पे कैल्शियम के कमी के पीछे विटामिन है, तो न्यूट्रिशनल कई ये हार्मोन बॉडी बनाए ना, नहीं बना रही बॉडी तो बोन। अब ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसको हम नाम पहले तो क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं हम ओस्टियोपोरोसिस। क्या नाम देते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस मतलब पोर पड़ जाएंगे बोन के अंदर, बोन के अंदर पोर पड़ जाएंगे। क्यों पोर पड़ जाएंगे भाई? बोन खोखले हो जाएंगे। जब बोन के अंदर कैल्शियम निकल जाता है ना, मैंने पढ़ाया था कि बॉडी को जब भी ब्लड को कैल्शियम की जरूरत हो और बोन में कैल्शियम पड़ा हो, तो मुझे बताएं बोन में पड़ा हुआ कैल्शियम बोन में पड़ा रहे या पहले ब्लड की नीड पूरी करे? आप सारे कहेंगे सर पहले तो ब्लड की नीड पूरी करनी है। क्यों भाई? क्योंकि ब्लड सिस्टम चलाती है, बोन तो सपोर्ट देती है आदमी। और क्या, हड्डियां टूटेंगी, गिर जाएगा, सो रहेगा, लेटा रहेगा, जिंदा तो रहेगा। तो ब्लड को कैल्शियम देना कंपलसरी है। तो इस हार्मोन की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम बोन से कैल्शियम निकलता रहेगा, बोन खोखले होते जाएंगे, बोन में पोर पड़ जाएंगे। इस कंडीशन को ओस्टियोपोरोसिस कहेंगे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फीमेल की जो स्ट्रेचर है वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे। क्यों भाई ऐसे? इट मींस जो अफेक्टेड बोन होंगे ओस्टियोपोरोसिस में, वो वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां होंगी। वर्टिब्रल कॉलम में जब कैल्शियम निकल जाता है तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा मोटा हो जाता है और आगे से पतला हो जाता है। पीछे से क्यों मोटा हो जाता है? तो कैल्शियम के निकलने से पोर पड़ जाते हैं। स्पंजी सेल ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या कंपैक्ट सेल? भैया सब बात पढ़दा दें स्पंजी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो पीछे से बोन से कैल्शियम निकल गया तो बोन पीछे से खोखला बन गया, खोखला बन गया तो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो ये बूढ़ी औरत जो होगी, इसका जो वर्टिब्रल कॉलम, मैंने ये भी पढ़ाया था कि ज्यादा कैल्शियम का लेना देना ब्लड से वर्टिब्रल कॉलम पर होता है, और खास करके एब्डोमिनल रीजन पर होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल ज्यादा एसोसिएटेड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से। तो इनसे कैल्शियम निकलने की वजह से हो जाएंगे बोन खोखले, और बोन के खोखले होने की वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे हो जाएगा। ऊपर ये स्ट्रेचर सीधा नहीं हो सकेगा क्योंकि बोन पीछे से थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया है।
ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर पे आते हैं। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर में एक हमारे पास एग्जांपल है, कौन सा? जेनेटिक डिसऑर्डर में एक एग्जांपल है जिसको कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब आर्थराइटिस टर्म आए तो इट मींस ज्वाइंट की बात हो रही है। ज्वाइंट की अंदर इन्फ्लामेशन होने को हम कहते हैं आर्थराइटिस। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ओस्टियोआर्थराइटिस, यानी आपका जो ज्वाइंट है वो हड्डी की जैसा हो गया है। इसमें क्या होगा, जो ज्वाइंट की कार्टिलेज है उस कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो बताएं कार्टिलेज कैसी होगी भाई? कार्टिलेज कैसी होगी? बोन के जैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो काम करेगा ज्वाइंट? शॉक को एब्जॉर्ब करेगा? मूवमेंट सही होगी? नहीं ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो हाँ पक्की हो जाएगी। तो इस बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। इसमें जीन का फॉल्ट होता है, जीन की वजह से कैल्शियम जो है बैलेंस नहीं होता, कार्टिलेज में डिपॉजिट होता है। अनदर एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली, सेफली कहते हैं हम ब्रेन को, खोपड़ी को, स्कल को, ये सारी स्कल को। माइक्रो मतलब छोटी, यानी जीन की वजह से, ग्रोथ कम होने की वजह से जो आपकी, हमारी नहीं, आपकी भी नहीं, जिसको डिसऑर्डर है उसकी जो स्कल है वो छोटी हो जाएगी। स्कल क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, उतनी बड़ी नहीं बनेगी। बड़ी बनकर छोटी नहीं होगी, बनेगी छोटी, स्लो ग्रोथ होगी। इस कंडीशन को कहेंगे माइक्रोसेफली। उसके बाद एक और डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट, अब क्लेफ्ट पैलेट क्या है? पैलेट क्या है? क्लेफ्ट का मतलब है कट लग जाना, ठीक है, दरार पड़ जाना, स्पेस पड़ जाना। क्लेफ्ट का मतलब है बीच में। अब आप कहेंगे सर ये मैग्जिला है और ये दूसरा मैग्जिला है, इट मीन्स आप कहेंगे सर आप बात कर रहे हैं किसकी? अपर रूफ की। मैग्जिला ये बोन है ना। तो एक होता है क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप जिसमें जो बंदा होता है उसका ये जो लिप है, ये नाक है, ठीक है, ये लिप है। लिप के अंदर क्या होता है? कट लगा होता है। लिप के अंदर कट लगा होता है ऐसे, यहाँ पे, इसको क्लेफ्ट लिप कहते हैं। अगर लिप सही है, दोनों लिप सही हैं, लिप को छोड़कर अंदर ये जो बोन है जहाँ पे हमारे टीथ हैं, इन टीथ जहाँ पे लगे हुए हैं ऊपर वाले मैग्जिला के अंदर, ये पैलेट इसको कहते हैं। इस पैलेट के अंदर ये दरार लगी हुई हो, स्पेस लगी हुई हो, तो इसे कहेंगे क्लेफ्ट पैलेट। और ये जो क्लेफ्ट पैलेट है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है भाई, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये डिसऑर्डर हैं जो रिलेटेड हैं तीन कैटेगरीज के। एक थे जेनेटिक, दूसरे थे न्यूट्रिशनल और तीसरे थे हार्मोनल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। भाई अभी जो टॉपिक है पढ़ा है, नमाज पढ़ी वठो, ठीक है, मां हेॾे पढ़ाए वठां, पोइ अचां थो। मां हाणे क्लास शुरू कयो आहे, सर राजेश पढ़ाए पियो, मां वेठो हुयुमि ॿियो। नमाज़ पढ़ी ॾेखारियो त मां अची तव्हांखे पढ़ाए ॾेखारियां थो बाक़ाइदो। 15 मिंट वधीक पढ़ी वेंदासीं न, 7 बजे खां। टेंशन छो था कयो, ठीकु आहे। घर वञण जी तकड़ त न आहे न? घर भला परे आहे तुंहिंजो, हेलीकॉप्टर ते वेंदो आहे तूं मलंग। हाँ भाई सुने, ओस्टियोआर्थराइटिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप, ये अगर बात सबने सही से समझ ली तो बाकी जो 2-3 डिसऑर्डर हैं वो आसानी से हो जाएंगे। कौन से बाकी डिसऑर्डर पढ़ने हैं? शाटिका है, स्पॉन्डाइलोसिस है और आर्थराइटिस है, इससे निकलेंगे वो। डिस्क स्लिप को अच्छे से समझना है। सुने भाई, ये मैं एक हड्डी बना रहा हूं, आप पहचानेंगे कि ये हड्डी कौन सी है। आप पहचानेंगे कि ये हड्डी कौन सी है। भाई ये है वर्टिब्री, ऐसी स्ट्रक्चर होती है वर्टिब्री की।
एक वर्टिब्री है ये। वर्टिब्री के अंदर बीच में यहाँ पे कैनाल होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल, जिसको कहते हैं सेंट्रल स्पाइनल कैनाल कहते हैं, स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इस वर्टिब्री पर यहाँ पे डिस्क लगी होती है, यहाँ पे डिस्क लगी होती है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। समझाने के लिए हम कैसे समझाते हैं कि भाई ये है वर्टिब्री, ये है वर्टिब्री दो, और दोनों वर्टिब्री के बीच ये है कार्टिलेज, ठीक है। तो एक्चुअली जो कार्टिलेज होती है वो ये भाई ये वेंट्रल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, ये पीछे वाली साइड है, और ये लेटरल साइड है। तो लेटरल वाली साइड पर यहाँ ये जो साइड है, अगर ये थोरेसिक वर्टिब्री है तो यहाँ पे रिब्स अटैच होंगी ट्रांसवर्स साइड पर, ठीक है। तो ये वेंट्रल साइड से यहाँ पे ये डिस्क लगी हुई है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक्चुअली यहाँ पर होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डिस्क ये वाली मैंने यूं बनाई है। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसका एक बाहर वाला पोर्शन होता है और इसका एक सेंटर वाला पोर्शन होता है। अब ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ना, ये सॉफ्ट होता है, बिल्कुल जेली टाइप। इसको हम कहते हैं, सेंटर पर है तो हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। और ये जो बाहर वाला ग्रीन कलर से मैंने ये बनाया है, ये बाहर वाला पोर्शन ये थोड़ा हार्ड होता है, इसमें फाइब्रस कार्टिलेज होती है, इसे हम कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस, एन्यूलस फाइब्रोसिस, एन्यूलस फाइब्रोसिस। तो दो पार्ट हैं वर्टिब्रल डिस्क के, बताएं कमेंट में ये ग्रीन वाला पोर्शन कौन सा है, ये बाहर वाला हार्ड वाला एन्यूलस फाइब्रोसिस, और बीच में ये जो सेंटर पर पल्प है, जेली टाइप फ्लूइड है जो जिसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जो सॉफ्ट है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस पल्प टाइप, ये वर्टिब्रल डिस्क है। अगर अब ऐसा हो जाए ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये इस वर्टिब्री का पार्ट नहीं है, ये वर्टिब्री के ऊपर लगी हुई है, यानी इस वर्टिब्री के ऊपर उसके नीचे बोथ के बीच, मगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, डोर्सल साइड पे नहीं है, ये ओनली एंड ओनली इस वर्टिब्री और उस वर्टिब्री के जो वेंट्रल पोर्शन है उसके नीचे है। तो मेन जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचक है इधर उधर होने की, वो वेंट्रल पोर्शन की वजह से, क्योंकि वहां पे वर्टिब्रल डिस्क लगी हुई है बिटवीन बोथ। हाँ, ये किसी ने सवाल पूछा था इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे लोकेशन इसकी एक्चुअल ये होती है, ठीक है। बुक में इसकी डिटेल नहीं है ज्यादा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा था। चलो भाई, अब डिस्क स्लिप। अभी भाई कोई ऐसा इसको जोर से प्रेशर से कोई बॉडी लगे, कोई मोटा सा पत्थर लग जाए या पत्थर पे बॉडी गिर जाए, कार से एक्सीडेंट हो जाए, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, या कोई ऐसा लोहे की चीज लग जाए, या कोई कट लग जाए, तो अगर ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसमें कट लग जाता है थोड़ा या बहुत, जब कट लग जाएगा ना, कट लगने के बाद ये जो फाइब्रोसिस वाला पोर्शन है, फाइबर वाला कार्टिलेज वाला, ये जब टूट जाएगा अंदर से जो जेली है वो बाहर निकलने की करेगी, ठीक है। जो जेली वाला पोर्शन है ये बाहर निकलेगा, लीकेज होगी, जो वर्टिब्रल डिस्क का फ्लेक्सिबल पोर्शन है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। जब ये जो बाहर निकलता है, इसके बाहर निकलने को कहते हैं हर्निएशन। क्या कहते हैं? हर्निएशन, मतलब बाहर निकलना। तो ये जो हर्निएटेड डिस्क है, जब इसका पल्पोसस निकल जाए, हाँ भाई पल्पोसस सारा निकल जाए तो मुझे बताएं, दो हड्डियों के बीच फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, दो हड्डियां आपस में मिल जाएंगी। क्योंकि फ्लेक्सिबल पोर्शन कार्टिलेज निकल गई, कार्टिलेज कहाँ?
पल्पोसस निकल गया, तो ये हड्डियां आपस में ऐसे कंप्रेस हो जाएंगी, ये वर्टिब्री नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये आपस में मिल जाएंगी, थोड़ी स्पेस बचेगी। तो मुझे ये बताएं भाई, क्या इस डिस्क को हर्निएटेड डिस्क कहेंगे, जिससे फ्लूइड निकल जाए, हर्निएटेड डिस्क? और इस हर्निएटेड डिस्क को स्लिप डिस्क कहते हैं। हर्निएटेड डिस्क को क्या कहते हैं? स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क, ये भी स्लिप डिस्क है कि सारी की सारी कार्टिलेज निकल जाए, उड़ जाए, इतना जोरदार टक्कर लगे कि सारी कार्टिलेज निकल जाए, ये भी डिस्क स्लिप है। और अगर ऐसे हर्निएशन हो जाए तो ये भी डिस्क स्लिप है। अब डिस्क स्लिप हो गई भाई, इसके नुकसानात क्या होंगे मुझे बताएं। क्या नर्व हड्डी से अंदर जाके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी? नहीं ना। तो नर्व के जाने के जो रास्ते हैं वो कार्टिलेज से अंदर जाती है, नर्व कार्टिलेज से अंदर जाती है, कार्टिलेज में पोर होते हैं। तो मुझे बताएं, हर्निएशन होने के बाद पहले तो नर्व सप्रेस होगी कि नहीं? नर्व या तो हो जाएगी सप्रेस, या तो सप्रेस होकर डैमेज हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। कहाँ जा रही है भाई ये नर्व? किसी न किसी रिस्पेक्टिव ऑर्गन को मैसेज देने जा रही है। अब मुझे बताएं, वो ऑर्गन सही बॉडी ब्रेन से कम्युनिकेट कर पाएगा जिसकी नर्व सप्रेस हो गई है? नहीं। तो ये ऑर्गन पैरालाइज हो सकता है, पेन हो सकता है इसमें, इसकी फंक्शनैलिटी कम हो सकती है, ठीक है, की पोटेंशियल कम हो सकती है डिस्क स्लिप की वजह से। चलो, एक तो ये मसला था। दूसरा मसला क्या मुझे बताएं, मूवमेंट जो कर रहा था हमारा वर्टिब्रल कॉलम बिफोर हर्निएशन, वैसी मूवमेंट होगी नहीं भाई, मूवमेंट खत्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, पेन तो होगा ही होगा। अब इस हाल में डिस्क स्लिप में क्या कर सकते हैं? तो भाई डॉक्टर के पास हम जाएंगे, डॉक्टर कहेगा ये जो कार्टिलेज है इसको ब्लड की सप्लाई नहीं है, 6-7 माह लग जाएंगे इसकी रिकवरी के लिए। तो पहले तो जो पेशेंट है, पेन खत्म करने की वजह से उसको ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा? पेन किलर्स दी जाएंगी, ठीक है, पेन कम हो जाए, रिलीफ मिल जाए उसको। उसके बाद पेन किलर देने के बाद, यहाँ पे ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूँ मैं, ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हार्ड बेड पर उसको सुलाया जाएगा, नरम बेड पर सोना नॉट अलाउड, क्योंकि वर्टिब्री इधर उधर होगी, ऐसे मूवमेंट करेगी तो हर्निएशन फिर से हो जाएगी, रिकवरी नहीं होगी तो हर्निएशन ना हो जाए, कंप्रेस ना हो जाए दोनों वर्टिब्री आपस में, प्रेशर ना पड़ जाए हर्निएटेड डिस्क के ऊपर, है ना। तो हार्ड बेड पर सुलाया जाएगा उसको और मेडिसिन दी जाएंगी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये ट्रीटमेंट है डिस्क स्लिप का। ये कहाँ से हो सकती है? वर्टिब्रल कॉलम में कहीं पर भी डिस्क स्लिप हो सकती है, ठीक है। रोड पे नहीं सुलाएंगे भाई। तोबा, शालापुरी, अन्नम, एहसान। तो करो, टाइम थी हुआ, पढ़ी अचो न, पढ़ी अचो तो जेस ताईं वीहनि खां टाइम करासते, जल्दी पढ़ी मोटो, 10 मिंट वधीक पढ़ाईंदुमि तव्हांखे, हेॾे मूंखे क्लास ही हाणे मिलियो आहे। डिस्क स्लिप हो गई भाई ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डिस्क स्लिप के बाद एक और डिसऑर्डर है जिसका नाम है स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस भी डिस्क स्लिप है, मगर इसमें फर्क ये है कि जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री है, सर्वाइकल वर्टिब्री का मतलब है नेक वाली वर्टिब्री, जो 7 हैं, उनके बीच जो डिस्क है, उनके बीच जो डिस्क है वो अफेक्टेड हो। अब ये डिस्क स्लिप से भी अफेक्टेड हो सकती है, ये डिस्क स्लिप से भी अफेक्टेड हो सकती है। और ओवरवेट अगर कोई ले रहा है, ओवरवेट, सर पर ओवरवेट उठा रहा है, तो कंटिन्यूअसली
ऊपर वाली वर्टिब्री और नीचे वाली वर्टिब्री दोनों बीच वाली जो कार्टिलेज है, वर्टिब्रल डिस्क है, उसको कंप्रेस करके रखती हैं। अगर घंटों घंटों दिनों ऐसे रोज रोज का हो जाए कि ये जो कार्टिलेज है रोज रोज कंप्रेस होती हो रही हो, तो ये ऊपर उठना कम कर देगी, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर आप इसको कंप्रेस करके रखें 3-4 घंटे पर डे, रोज रोज ओवर वेट उठाएं अपने माथे पर, तो इफेक्ट कहाँ पर आएगा? इस कार्टिलेज पर। तो ये कार्टिलेज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, ये सप्रेस रहेगी। सप्रेस रहेगी तो सप्रेस जब रहेगी तो हर्निएशन के चांसेस हैं, मतलब डिस्क स्लिप हो सकती है इसकी वजह से, या अगर हर्निएशन ना भी हो रही है तो ये रिमेन सप्रेस हो जाए, मतलब सप्रेस होने का मतलब है ये नेरो बन जाए, उठ ना पाए, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी खत्म, कार्टिलेज वाला काम खत्म। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। ये स्पॉन्डाइलोसिस है। हाँ, कोई ट्रामा, कोई फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, कोई फिजिकल अटैक भी हो सकती है, ठीक है, कोई फिजिकल, कोई दबाव, कोई प्रेशर भी हो सकता है, इसकी वजह से जो डिस्क पर इफेक्ट हो रहा है, सर्वाइकल डिस्क पर, उसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई? क्या है ट्रीटमेंट बताएं? पहले तो वही पेन किलर वगैरह मेडिसिन देंगे, उसके बाद कोई और ट्रीटमेंट बताए, कॉलर लगवाएंगे इसको। कॉलर क्या होता है? हार्ड कॉलर क्या होता है? ये आपका क्लेविकल बोन, ये जो कंधे हैं यहाँ पे ऐसी लगाई जाएगी कॉलर, जो आपकी स्कल को, मुंडी को, खोपड़ी को ऊपर करके रखे, इसका वेट रिड्यूस करे। क्यों? क्योंकि जब आपकी डिस्क स्लिप हुई है, नेरो हुई है, कंप्रेस हुई है, तो ये जो आपकी वर्टिब्री है नेक वाली, ये अपने सर का वजन भी सही नहीं उठा रही। जो अपने सर का, स्कल का वजन है, ये भी इसको कंप्रेस कर रहा है। अगर इसको आप ग्रो करवाना चाहते हैं तो इसका वजन जो है कम करना पड़ेगा, इसे स्पेस देनी पड़ेगी। स्पेस देने के लिए, वजन कम करने के लिए कॉलर लगाई, कॉलर लगाएंगे और इसकी जो मूवमेंट है वो रोक देंगे। ठीक है, मूवमेंट रोक देंगे, फिर मेडिसिन देगा डॉक्टर जो ग्रोथ करवाएगा। किसकी ग्रोथ होगी? कार्टिलेज की ग्रोथ होगी, रिकवरी होगी। पेन किलर वगैरह बाकी सारी चीजें सेम है। ये स्पॉन्डाइलोसिस हो गई। ठीक है, उसके बाद एक और है, वो कल पढ़ेंगे। आज क्या है ना, मेरे क्लासेस थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, तो कल मैं पढ़ाऊंगा। इंग्लिश का पीरियड यहाँ पे चला है या नहीं मुझे कोई पता नहीं, और अब क्या होगा अगर कौन सा पीरियड नहीं चला आपका? सारे हो गए हैं? चलो भाई छुट्टी है, फिर छुट्टी है, अभी सब हो गए हैं तो छुट्टी है। टेस्ट का सिलेबस जो पढ़ा है आज स्पॉन्डाइलोसिस तक इंक्लूडेड है, स्पॉन्डाइलोसिस तक इंक्लूडेड है सारे का सारा। होम्योस्टेसिस भी पढ़ लें, ठीक है, और सपोर्ट एंड मूवमेंट आज तक, सैटरडे आज तक सारे का सारा। हाँ, 20 MCQs होम्योस्टेसिस से मैंने निकाले हैं, वे भी 1-2 इधर उधर हों, बाकी सारे के सारे MCQs सपोर्ट एंड मूवमेंट में से हैं। प्लांट वाले पोर्शन को भी फोकस करें, एनिमल वाले पोर्शन को भी फोकस करें। जॉइंट्स तक नहीं भाई, टेस्ट बना लिया मैंने। ओके।